Welcome all of you guys for the new chapter that is exemptions. आप सबका हार्दिक स्वागत है इस चैप्टर में exemptions which where we'll study section number 10. सेक्शन 10 आपको आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा. सेक्शन 10 सर ये क्या नया चैप्टर है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी नया चैप्टर नहीं है, जबकि मैं आपको बता दूं इसका 50% चैप्टर ऑलरेडी मैं ड्यूरिंग माई अदर लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस सेक्शन. एग्जेम्पशन कोई नया टॉपिक नहीं है जो आप पढ़ रहे हो. एग्जेम्पशन के बारे में ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते. एग्जेम्पशन इज बेसिकली दोज इनकम विच आर नॉट इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम एट ऑल विच इज मेंशन्ड इन सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. जो भी इनकम एग्जेम्प्ट होता है उस पे तो इनकम टैक्स ही नहीं लगता, वो टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होता. डिडक्शन सबसे पहले जीटीआई में इंक्लूड होता है, उसके बाद आपको चैप्टर 6 में सेपरेटली मिलता है. समझ रहे हो आप मेरा बात? तो इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन मतलब इनकम टैक्स ही नहीं लगता उस इनकम पे, तो मैटर गेट्स ओवर. लेकिन अब आपको बस यही जानना है इस चैप्टर में कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस है, कौन कौन से इनकम्स है जिसमें यू विल बी गेटिंग एग्जेम्पशन. अब माय क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर क्या सेक्शन नंबर लर्न करना है? करना है. यू हैव टू लर्न सेक्शन नंबर्स, जिनका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा. सारे सेक्शन नंबर्स लर्न नहीं करना है, बट कुछ कुछ सेक्शन जो एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड है, वो उसका सेक्शन नंबर्स आपको लर्न करना पड़ेगा, जो मैं ड्यूरिंग माय लेक्चर कराऊंगा, ड्यूरिंग माय लेक्चर बताऊंगा. बट इस चैप्टर में कुछ पढ़ाने जैसा एज सच नहीं है. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चैप्टर. मैं क्या किया हूं, एक जगह सारा एग्जाम्पशंस को एक्यूमुलेट करके डाल दिया. ठीक है, आपको बस ये सिनेरियो में याद रखना है कि कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट. अब ये चैप्टर कैसे कैसे आ सकता है, जनरली सेपरेटली से सवाल नहीं आता, बट इन अ पर्टिकुलर इनकम टैक्स का कोई भी ये एग्जेम्पशन का पोर्शन डाला जा सकता है. कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन का क्वेश्चन डाला जा सकता है, टोटल इनकम में तो डाला ही जाएगा, पीजीबीपी में भी डाला जाएगा, नेट प्रॉफिट वाले सब में भी डाला जाएगा. तो कैसे भी यू विल बी गेटिंग दिस क्वेश्चन. जैसे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आपका एक चैप्टर था, तो एक जनरल चैप्टर था जो सब में आ सकता था, वैसे एग्जेम्पशन एक चैप्टर है जो एक जनरल है, जो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट. मोस्ट ऑफ द सेक्शंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड विथ यू इन द अदर क्लासेस, तो वो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा. तो ये अपने को ध्यान रखने की कौन कौन से एग्जेम्प्टेड इनकम है या कौन कौन से इनकम है जिसपे आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट स्टार्ट. इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस सेक्शन 10 में कौन कौन सा लिस्ट आई है, मैंने एक टेबल बना दी है, टैबुलर फॉर्मेट में आपके लिए वो बना दिए ताकि आपको वो इजी होगा समझने में. सबसे पहले आता है सेक्शन 10(1). याद रखना है 10(1). सबसे पहला है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया. इंडिया में अगर आपका कोई लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, उससे कोई इनकम आ रहा है तो एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है. और एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है इंडिया में. ठीक है, इंडिया में उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, बिकॉज मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का राइट नहीं देता. इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. तो एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया. अभी एग्रीकल्चरल इनकम को मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा कि एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है. ये इसलिए मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम से कुछ पोर्शंस ऐसे भी निकलेंगे जो आपके पीजीबीपी इनकम में भी टैक्स होगा, जिसको अपने बोलते हैं कॉम्पोजिट इनकम. यानी कुछ इनकम का पोर्शन बिजनेस इनकम में जाएगा और उसी पोर्शन का इनकम एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स होगा, बट जाएगा आपस में. तो एग्रीकल्चरल इनकम का 1 आवर का डिस्कशन होगा, वहां पे मैं पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल इनकम विद सम्स प्रैक्टिस आपको कराऊंगा. नेक्स्ट है शेयर ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय मेंबर्स ऑफ एचयूएफ फ्रॉम फैमिली इनकम. ये याद रखिए कि एक फैमिली एचयूएफ से अगर किसी भी मेंबर को उसका शेयर मिल रहा है, शेयर समझ गए होंगे. आज एचयूएफ अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो एचयूएफ क्या करेगा, प्रॉफिट्स बांटेगा अपने किसको, मेंबर्स को बांटेगा. तो भैया मेंबर्स को जो शेयर मिल रहा है एचयूएफ से, तो मेंबर के हाथ में वो इनकम आ रहा है, बट दैट विल बी एग्जेम्प्ट. व्हाई? बिकॉज एचयूएफ इज पेइंग टैक्स ऑन इट. एचयूएफ इज अ पर्सन who's paying tax on it. Similarly, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी से अगर पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने नहीं बोला रेम्यूनरेशन, मैंने नहीं बोला इंटरेस्ट, मैं खाली बोला प्रॉफिट शेयरिंग. बिकॉज सर वो प्रॉफिट पे तो पार्टनरशिप फर्म टैक्स देगा, वो प्रॉफिट पे तो एलएलपी टैक्स देगा. तो वैसे ही 10(2)(a) याद रखना है तीनों सेक्शन, 10(1), 10(2), 10(2)(a) याद रखना है तीनों सेक्शन. तो 10(2)(a) टॉक्स अबाउट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म बाई पार्टनर विल बी एग्जेम्प्ट इन दी हैंड्स ऑफ द पार्टनर. ये सब सेक्शन जो मैं बोल रहा हूं वो सब आप लिख लो, कहीं कॉपी में, नोट पैड में लिख लो. ये सब सेक्शन नंबर आपको लर्न करना है बाई हुक और बाई क्रोक. ठीक है, ओके.
नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन नॉन रेसिडेंट। सी ये पीडीएफ आपको डैशबोर्ड से मिल जाएगा, प्लीज गो एंड डाउनलोड इट, यू कैन डू इट इमीडिएटली नाउ, डू नॉट वेस्ट एनी टाइम, ओके। एंड अगर नहीं भी मिलता है बाद में कर लेना, पहले सुन लो मेरे दोस्त, वेस्ट मत करो टाइम। 10.4 कमिंग बैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया हुआ है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एज पर फेमा रेगुलेशंस, कोई भी नॉन रेसिडेंट अगर इस अकाउंट से इनकम कमाता है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट इज अ काइंड ऑफ अ स्पेशल अकाउंट which is opened under Foreign Exchange Management Act by a non-resident in India for a specified purpose. In that case अगर वो इनकम जो डिपॉजिट हुआ उसके नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से, वहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो वो ब्याज इनकम क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगेन ये आपको सेक्शन नंबर लर्न करना है क्योंकि ये एग्जाम में रिपीटेड है, 10.1, 10.2, 10.2a, 10.4। बस देखिए गाइस, कुछ कुछ सेक्शंस है, अगर आपको याद हो रहा होगा मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था 10.5 LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। ये 10.5 मैं आपको बाद में कराऊंगा, अभी मैं नहीं करा रहा हूं, बाद में मैं एक साथ आपको, अगर आपको याद होगा सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स में खूब सारे एग्जम्पशंस पढ़े थे हम लोग, 10.10, 10.10 A, 10.10 डबल A, 10.10 ट्रिपल A, 10.10 B, 10.10 BC, 10.10 बहुत सारे अपने पढ़े थे, याद आ रहा है आपको। तो वो सारे एग्जामिशन इकट्ठा मैं यहाँ लिख चुका हूँ नीचे, ताकि एक बार आपको उसका भी यू गेट अ विजिबिलिटी ऑफ द इंटायर थिंग। यस, दिस इज देयर इन एग्जामिशन चैप्टर विच वी स्टडी इन इनकम टैक्स चैप्टर, तो उसका पूरा विजिबिलिटी देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एज पर फेमा रेगुलेशंस का जो इंटरेस्ट आए दैट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। देन कम्स वेरी सिंपल, ये भी हम लोग सैलरी में पढ़ चुके हैं सर, अगर पीपीएफ से या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कोई भी मुझे पेमेंट मिल रहा है, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, आई रिपीट, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, सो दैट इज टैक्स फ्री। दैट इज व्हाट, टैक्स फ्री। वो मेरे हाथ में क्या होता है, टैक्स फ्री होता है, वो एग्जेम्प्ट इनकम हो जाता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, ये मेरे हाथ में क्या हो जाता है, टैक्स फ्री हो जाता है, इफ यू रिमेंबर दिस। लेकिन सर यहाँ पे सब पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। 10.11 क्या है, 10.11 नेक्स्ट 10.11 है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जब पैसा डालते हो तो 80C में डिडक्शन लेते हो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जब पैसा विड्रॉ करते हो फॉर द गर्ल चाइल्ड, तो वहां से भी आपका जो आत्म इनकम है वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10.11A, ठीक है। मैं अभी इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शंस नहीं बता रहा, वरना क्या होगा ना, फोकस शिफ्ट हो जाएगा, सेक्शन नंबर्स पे ज्यादा रहेगा इंस्टेड ऑफ व्हाट इज देयर इन द सेक्शन नंबर्स। एक बार कंटेंट समझ लेते हैं, फिर एक बार में मैं आपको नोट करवा दूंगा कि क्या क्या सेक्शन नंबर्स आपको लर्न करना है। डू नॉट वरी, आई एम विथ यू, जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग वेरी वेरी केयरफुली। नेक्स्ट अब आता है गाइस, ये सब अपने सैलरी में पढ़ चुके हैं। 10.12 एक्यूमुलेटेड बैलेंस पेबल टू द एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कुछ याद है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड सैलरी में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उसका इंटरेस्ट और विड्रॉ ऑफ द कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% एंड विड्रॉ इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड। वो कंडीशंस क्या था, आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ सर्विस यू हैव विड्रॉन, देन इट इज फाइन। इल हेल्थ के कारण यू हैव डिसकंटिन्यूड, और बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज बिजनेस हो गया, और एनी रीजन बियॉन्ड योर कंट्रोल यू हैड टू विड्रॉ दी और यू हैव टू रिजाइन। इन दैट केस सर ये जो विड्रॉ हो रहा है आपके हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपके हाथ में। तो कौन से ये जो कंडीशंस मैंने बोला है ये रूल 8 में दिया है ऑफ द पार्ट ए ऑफ 4th शेड्यूल में, ठीक है। रूल 8 ऑफ पार्ट ए ऑफ 4th शेड्यूल टू द इनकम टैक्स, इतना रिमेंबर करने का दरकार नहीं है, बस इतना ही रखना। एक्यूमुलेटेड बैलेंस पेबल टू द एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोविडेंट फंड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल HUF सब्जेक्ट टू द कंडीशंस इन रूल 8। नेक्स्ट कम्स 10.12A एंड 10.12B। 10.12A क्या बोलता है, 10.12A 10.12B ये भी मैं आपको पढ़ा चुका होगा गाइस। अगर आपको याद होगा 8TCCD, अगर आपको याद होगा 8, देखिए लिंकेज समझ में आना चाहिए। देखिए यही बेस्ट पार्ट है रिवीजन क्लासेस का, यू कम टू नो। इंडिविजुअल चैप्टर तो आप सब पढ़ चुके हैं, बट एग्जामिनेशन में इंडिविजुअल चैप्टर का पढ़ना का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट रिवाइज द इनकम टैक्स। लेट मी टेल यू, इनकम टैक्स अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स इन द फुल करिकुलम ऑफ CA इंटर, CM इंटर और CS इंटर, व्हाटएवर कोर्स यू आर डूइंग, इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल सब्जेक्ट एंड इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, यूनिक अदर सब्जेक्ट्स की तरह। यहां पे आपको लिंकेजेस करना पड़ता है, एक सेक्शन दूसरा सेक्शन तीसरा सेक्शन चौथा सेक्शन, 4 चैप्टर्स में लिंकेज हो जाता है और एग्जाम में वही पूछ डालता है। आप चारों को सेपरेटली तो पढ़े हो बट एक साथ नहीं पढ़े हो गुरु, अगर नहीं पढ़े गुरु दोस्त तो बॉस आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ये मेरा चैलेंज है। तो रिवीजन क्लासेस आपके लिए बहुत जरूरी है, आप बहुत लकी हो कि आप कर रहे हो, बाकी लोग तो
पता नहीं क्या कर रहे हैं, अगर कर रहे तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे तो दे आर गोइंग टू बी इन अ बिग बिग ट्रबल। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कर रहे हो, आपको उसका फुल बेनिफिट मिलना चाहिए, और आप लोग का ये जो टाइम है आप लोग दे रहे हो मेरे साथ, जितने भी स्टूडेंट्स आज लाइव है मेरे साथ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम यू आर गिविंग टुडे। वंस you appear for your examination, nothing will go in vain. Just be 100% cautious. Just you need to be self motivated. Nothing will go in vain. I can guarantee you that you will have get very good marks in taxation, especially those subjects जो आप रिवाइज कर रहे हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का रिवाइज करें। बट टैक्स का गारंटी तो मैं ले रहा हूं कि जिस हिसाब से मैंने आपको नोट्स दिया, जिस हिसाब से मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं नॉर्मल क्लासेस में भी गाइस ऐसा ही करता हूं, तो आपको ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं आ रहा कि रिविजन क्लास चल रहा है। मेरे को कितने सारे स्टूडेंट्स ने बोला, व्हाट्सएप किया, मैसेज किया कि सर रिवीजन क्लास तो ना चल रहा है, तो आप सारे कुछ पढ़ा रहे हैं, सभी चीज उतना डिटेल में करा रहे हैं जितना आपने नॉर्मल क्लासेस में किया। तो मुझे पता है, बिकॉज आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेजेस। लिंकेजेस अगर मैं नहीं कराऊंगा तो मेरा कराया हुआ बेकार है ना, तो मेरे को लिंकेज कराना जरूरी है। 80 सीसीडी में आप कंट्रीब्यूशन करते हो पेंशन स्कीम में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B, 80 सीसीडी 2, तीनों करते हैं। सर एनपीएस से जब विड्रॉ करते हैं तो 80 सीसीडी डी में अपने पढ़े थे कि वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है, ट्रीटेड टू बी इनकम ऑफ द ईयर। वहीं पे एग्जेम्पशन आता है 10-12A, 10-12B। 10-12A बोलता है कि अगर कंप्लीट विड्रॉल किया है, अगर पूरा का पूरा एनपीएस एम्प्लॉय को पे किया या ऑप्ट आउट किया है, तो इन दिस केस 60% अमाउंट क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, और 40% आपके हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो मैक्सिमम 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ पार्शियल विड्रॉल टू द एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन विच ही मेड अंडर सेक्शन, आई मीन टू द पेंशन स्कीम। नेक्स्ट, सेम अगर आपको सुपर एन्यूएशन फंड से, अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड से अगर आपको पेमेंट मिल रहा है इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस एंड लिमिट्स इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, देन इट विल बी एग्जाम। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। कुछ याद आ रहा है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स ये कैपिटल एसेट नहीं होते हैं सर। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, मैंने आपको बोला था कि आप गोल्ड डिपॉजिट करते हो, आपको बॉन्ड्स इश्यू होता है। वो बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली गोल्ड के वैल्यू के हिसाब से चलता है। गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा, गोल्ड का वैल्यू कम होगा तो बॉन्ड का वैल्यू कम होगा, और आपको एक स्पेसिफाइड 2.5% के साथ 3% आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट इनकम जो आपके हाथ में आता है ना, ऑन दिस गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स विच इज इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अब मैं आपको बोलता हूं, ये आपको एग्जाम में क्या पूछा है। क्रेडिट साइड आपके पीएनएल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स रहेगा। अब आप सोचेंगे मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इंटरेस्ट सोचते आपके दिमाग में आएगा अदर सोर्सेज में डाल, आप डाल देंगे अदर सोर्सेज में, लेकिन डालने के बाद आपको एग्जेम्प्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज अंडर सेक्शन 10 इफ यू डू नॉट रिमेंबर द सबसेक्शन नेम्स या क्लॉजेज नेम्स, डू नॉट पैनिक, ये बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। जस्ट यू रिमेंबर कि सेक्शन 10 लिख देना भाई, अंदर का याद नहीं हो तो रिस्क मत लेना। डू नॉट एक्ट स्मार्ट इफ यू राइट डिफरेंट और रॉन्ग सेक्शन नंबर्स। 10-1 की जगह 10-2 लिख दिया, 10-2 की जगह 10-4 लिख दिया, योर फुल मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ICI, ICSI एंड ICMI आर वेरी मच अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स। अगर आप श्योर नहीं हो तो मत लिखना, 0.001% भी श्योर नहीं हो तो मत लिखना, 100% श्योर होंगे तो ही लिखेगा। इसलिए करो, सेक्शन नंबर्स लर्न करके जाओ, उतना लर्न करके जाओ जितना माथा में अलाउ कर रहा है समझने में। वरना क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी क्या होता है, आदमी क्या है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दी सेक्शन नंबर्स। ओके, सो आई विल बी टेलिंग यू एकदम प्रिसाइज कंसाइज। मैं भी आपको सारे सेक्शन नंबर्स लर्न नहीं करने बोलूंगा, बट जब मैं आज का क्लास खत्म करा दे तो अभी भी मेरे पास 10 मिनट्स है, मैं पूरा 10 मिनट्स कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सेक्शन नंबर्स बोल दूंगा। जितना आज हुआ एग्जाम्पशंस करेंगे, बाकी अपने कल का क्लास में करेंगे, और कल अपने एक नया चैप्टर रिटर्न ऑफ इनकम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अगर आपको याद होगा, मैं सब लिंकेज करा के चल रहा हूं। 80 TTA में मैंने आपको कराया था। 80 TTA टॉक्स अबाउट डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट इनकम, राइट, सेविंग्स बैंक। 10-15 में ही क्या बोलता है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है, इंडिविजुअल नेम पे 3,500, ज्वाइंट नेम में 7,000, तो आपके हाथ में वो क्या होगा, एसएससी के हाथ में इट विल बी एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट इनकम है और डिडक्शन अलग है, तो टीटीए अलग है और 10-15 अलग है। 10-15 टॉक्स ओनली अबाउट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, टीटीए टॉक्स अबाउट इवन इन अ बैंक एंड अ कोऑपरेटिव बैंक सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रहा है एजुकेशन की कॉस्ट को मीट करने के लिए, मान लीजिए चेक मिला, सम ऑफ मनी मिला, इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ, बिकॉज दैट्स अ स्कॉलरशिप। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डेली कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिल रहा है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो वो पार्लियामेंट एमपी को जो भी अलाउंस मिल रहा है दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। कोई भी एमपी को अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस रूल्स के हिसाब से कुछ एडिशनल अलाउंस भी मिलते हैं, जो एक तरह के
एमपी को मिलते हैं अंडर पर्टिकुलर रूल्स विच इज फ्रेम्ड अंडर पार्लियामेंट एक्ट, तो वहां पे वो अलाउंस उसको मिलता है, वो भी क्या होता है, एग्जाम्प्ट हो जाता है। ये सब एकदम बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। ये एग्जाम में आया हुआ है कि अगर आप कोई अवार्ड्स ले रहे हो, आपको कोई अवार्ड्स मिला, रिवॉर्ड्स मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्राइवेट बॉडी से नहीं मिला, सरकार से मिला, जैसे सरकार अब होता है ना गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र, बहुत सारा अवार्ड्स देती रहती है टाइम टू टाइम, तो वो सारे क्या है, क्या इनकम टैक्स लगाएंगे अब उस पर? नहीं सर, वो एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, बिकॉज दैट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट विच इज गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पेंशन अगर मिलता है उस इंडिविजुअल को जिनको अवार्ड किया गया, जिनको सम्मानित किया गया महावीर चक्र से, परमवीर चक्र से, या कोई अदर नोटिफाइड, जनरली सोल्जर्स को मिलता है, तो उनके फैमिलीज को अगर पेंशन मिलता है ना, तो ये पेंशन क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ये पेंशन क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, पेंशन एग्जेम्प्ट होता है। सिमिलरली फैमिली पेंशन भी इसमें कवर्ड है कि फैमिली पेंशन भी अगर मिल रहा है फैमिली मेंबर को, देखिए नॉर्मल पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। फैमिली पेंशन मिल रहा है फैमिली मेंबर ऑफ डिजीज्ड को, जो कि गैलेंट्री अवार्ड के लिए एलिजिबल थे इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल या फैमिली मेंबर, तो उनके मरने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स को अगर फैमिली पेंशन मिला है, इस पर्टिकुलर केस में एग्जाम्प्ट है। याद होगा सेक्शन 57 में भी हम लोग ने फैमिली पेंशन पढ़ा था, जहां पे आपको डिडक्शन मिलता है 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है, बट वो फैमिली पेंशन डज नॉट कवर दोज केसेस वेयर एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड। वेयर एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड वहां पे तो पूरा इनकम एग्जाम्प्ट है, बट जहां एग्जाम्पशन ग्रांटेड नहीं है वहां पे आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 मिलेगा अदर सोर्सेस के नीचे, ठीक है। ओके सर, प्लीज गिव योर नंबर। अनुप झा, मरवाओगे भाई, अगर मैं नंबर ऐसे देने लग गया तब तो मुश्किल हो जाएगा मेरे को भी। अगर आपको हमें कम्युनिकेट करना है आप मेल कर सकते हो care@care@sjc.co.in, give your number and mention what is your doubt, query, what topic you want to talk to, and then definitely I'll give you a call back, ठीक है। मेल करना जरूरी है प्लीज, ठीक है। ओके सर, 10-15 था TTA, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड रोहित डैनियल। 10-15 और 80 TTA साथ में होता है, 10-15 और 80 TTA दोनों साथ में होता है, पहले 10-15 देंगे बाद में 80 TTA देंगे। अब 10-19 देखिए, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय अ विडो, विडो समझ गए, वो विडो मतलब वाइफ को, ठीक है, वाइफ को मिल रहा है, चिल्ड्रन को मिल रहा है, इंडिविजुअल चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग द फैमिली मेंबर ऑफ अ डिजीज वर्किंग इन द आर्म्ड फोर्सेस, मतलब सेम मैं बताया, एक तो गैलेंट्री अवार्ड वाले को बोला और यहाँ पे बोला आर्म्ड फोर्सेस वालों के फैमिली मेंबर्स को, मतलब चिल्ड्रन हो गया, स्पाउस हो गया, उनको अगर फैमिली पेंशन मिले तो 10-19 में वो भी एग्जाम्प्ट होता है। ये मैंने आपको आईफोर्स में पढ़ाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये तो भैया, आप मतलब एक होता है ना कि उसको घोल के पी जाइए। 1034 इतना रिपीटेड है एग्जाम में। 1034 बोलता है डिविडेंड इनकम सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी से अगर मिल रहा है, फॉरेन कंपनी से मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है तो इट विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। लेकिन जो डिविडेंड स्पेसिफाइड एसएससी को मिल रहा है 10 लाख से ज्यादा, आई रिपीट स्पेसिफाइड एसएससी कौन है ये भी बताऊंगा, 10 लाख से ज्यादा अगर स्पेसिफाइड एसएससी को मिल रहा है तो 10% में टैक्सेबल है विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस और लॉस। कोई स्टूडेंट में से पूछ रहा था सर 115 BBD भी कैजुअल इनकम है क्या? क्यों पूछ रहा है मेरे से बात? क्योंकि इस पे तो कोई लॉस अलाउ ही नहीं है, बिकॉज इस पे टैक्स रेट 10 ही है। तो 115 BBDA ही बोलता है कि आपको कोई भी लॉस या कोई खर्चा इस इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। दिस विल बी टैक्सेबल एट फ्लैट रेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो होगा ये टैक्स रेट होगा, ये 115 BBDA में टैक्सेबल हो जाएगा 10 लाख से ज्यादा, मतलब 12 लाख रुपए का किसी स्पेसिफाइड एसएससी को इनकम मिल रहा है तो 2 लाख पे 10% टैक्स देगा। नाउ माय क्वेश्चन इज सर स्पेसिफाइड एसएससी कौन होता है? कोई भी पर्सन अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब डोमेस्टिक कंपनी स्पेसिफाइड एसएससी नहीं होते हैं। इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होता है, उनके हाथ में भी ये सेक्शन 115 BBD नहीं लगता है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड एसएससी नहीं है। और क्योंकि ये स्पेसिफाइड एसएससी नहीं है, इनका पूरा डिविडेंड इनकम क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1034। देन मैं आपको ये, अगर आपको याद होगा 115QA, डू यू रिमेंबर 115QA सेक्शन 46 से, कैपिटल गेन सेक्शन 46 से, एंड 115QA बायबैक टैक्स, वहां मैंने आपको पढ़ाया था इफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बायबैक टैक्स लग चुका है अंडर 115QA, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, देन द शेयर होल्डर इफ ही रिसीव्स, अगर शेयर होल्डर को जो इनकम मिलता है बायबैक के परसेंट, तो वो उसके हाथ में क्या हो जाता है?
exempt हो जाता है if BBT tax is already paid under section 115QA. देन 1035 बात करता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉम अप्रूव म्यूचुअल फंड एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब म्यूचुअल फंड से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो 1035, शेयर से अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है तो 1034. 1044 बात करते हैं बेसिकली अगर आपको कोई भी न्यू पेंशन सिस्टम, अगर आपको न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट से कोई भी उनके बिहाफ में कोई इनकम मिल रहा है इन दी हैंड्स ऑफ ऑल एसएससी, सो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड. वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ओके सर. नेक्स्ट है 1045 नोटिफाइड अलाउंसेस और परक्विजिट्स पेड टू द यूपीएससी के चेयरमैन, मेंबर और रिटायर्ड पर्सनल. ठीक है, अब ये बहुत सारे अलाउंसेस है, इतने रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैं आपको डिटेल में करा नहीं रहा. ठीक है, कुछ नोटिफाइड अलाउंसेस है जो यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन एंड मेंबर्स को मिलता है, इतना रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैं आपको डिटेल में करा नहीं रहा. अब जो रेलिवेंट है ये भी चीज मैंने आपको याद होगा, अगर आपको 80C में मैंने आपको पढ़ा दिया था 1010D, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर होती है, इन दैट केस लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी के समय अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 80C इंक्लूडिंग बोनस इन फॉलोइंग केसेस अंडर सेक्शन 1010D. तो 1010D में गाइज अपने को ये समझना है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या बोला मैंने? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैच्योर होता है तो उस केस में आपके हाथ में क्या होता है? इनकम एग्जेम्प्ट माना जाता है कुछ केसेस में. अब ये मैं आपके लिए डायग्राम के रूप में समझाया हूं, बिल्कुल सेम है जो 80C में हम लोग ने पढ़ा था, जहां पे कुछ याद आ रहा होगा आपको, पॉलिसी परसेंटेज था 20%, 10% और 15% और 10% डिपेंडिंग ऑन द डेट्स. इफ द पॉलिसी इशूड इज टिल 31st March 12, तो अगर प्रीमियम पेड इज नॉट मोर देन 20% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड, तो आपको जो मैच्योरिटी पे पॉलिसी अमाउंट मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन प्रीमियम पेड अगर 20% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड से ज्यादा हो गया तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, अगर आप पॉलिसी इशू किए ऑन और आफ्टर 1/4/12, ठीक है, इन दैट केस आपका प्रीमियम पेड शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड. और अगर पॉलिसी इशूड हुआ आफ्टर 1/4/13, अगर पॉलिसी इशूड हुआ आफ्टर 1/4/13, तो इन दिस केस डिसेबल्ड एसएससी के लिए 15% चेक करोगे, अदर केसेस के लिए 10% चेक करोगे. बात बड़ी सिंपल है. ठीक है, तो 80C से ही लिंक है हमारा क्या? सेक्शन 1010D भी. ओके, care@sjc.co.in, care@sjc.co.in में आप हमें मेल करके पूछ सकते हो. विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू. एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट एग्जेम्प्ट. सर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो पैसा मिलता है ये भी आपको 80C में करा दिया जाएगा, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होता. ठीक है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता, वो टैक्सेबल होता है. ठीक है, अब किसके हाथ में होता है? डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज रिसीविंग. अब अपने आते हैं एग्जेम्पशन टू स्पेसिफिक एसएससी इन स्पेसिफिक केसेस. अब आप देखिए, कुछ स्पेसिफिक एसएससीज को स्पेसिफिक केसेस में भी या स्पेसिफिक एसएससीज को एग्जेम्पशन मिलता है. मैंने एग्जेम्पशन को भी बहुत सारे कैटेगरीज में बांट दिया है. सबसे पहले 1010BC, compensation received by individual or is legal on account of any disaster from central state government. very very important. अगर कोई भी compensation किसी disaster के कारण अगर किसी individual को मिल रहा है state government से या central government से या local authority से, तो in that case वो compensation उस individual के हाथ में क्या होगा? exempt हो जाएगा. 1020 बिल्कुल भी relevant नहीं है सब. income from house property, income from capital gain and income from other sources, basically income from PGBP और इनकम फ्रॉम सैलरी इसलिए नहीं बोला क्योंकि इनको क्या सैलरी मिलेगा जिनके हाथ में एग्जेम्प्ट हो रहा है. इनका मतलब पीजीबीपी इनकम खाली टैक्सेबल होगा, बाद बाकी सारे एग्जेम्प्ट किया है. या फिर इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ कमोडिटी और सर्विस विद इन ओन जुडिक्शनल एरिया एंड सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी विद इन और आउटसाइड ओन एरिया ऑफ लोकल अथॉरिटी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. मतलब
इनका बात किया, किनका, लोकल अथॉरिटी का बात किया, कोई पंचायत का बात किया, म्यूनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बात किया है कि इनका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 3 हेड्स पूरा एग्जेम्प्ट है। और ये जो सप्लाई करते हैं ना विद इन, जैसे मान लो वाटर सप्लाई कर रहे हैं विद इन ओन जुडिक्शनल एरिया, अपने एरिया में वाटर सप्लाई कर रहे हैं, या बिजली पानी का है, बिजली और पानी का मतलब वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं अपने एरिया में या किसी और के एरिया में, आउटसाइड अदर एरिया में, तो भी इनका इनकम क्या होता है, इस पर्टिकुलर इनकम क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, बिकॉज ये सब स्पेशल आम पब्लिक को सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका इनकम जो होगा ये उनके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी इनकम इनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। देन कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे कोई भी पर्सन को मिला स्वच्छ भारत कोष से पैसा मिल रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड कुछ याद आ रहा होगा, 80G में यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है, उनसे अगर कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है इनकम, तो वो इनकम भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियंस का अगर, बस खत्म गाइस, ट्रेड यूनियंस को अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्सेज का इनकम, ये ध्यान, ये थोड़ा सा चैप्टर क्या ना थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसे एक बार रीड कर लेना, 2 बार 3 बार, बस आज ही रीड कर लेना, आपका 100% श्योर कवर हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्सेज इनकम, ट्रेड यूनियंस का जो है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1026 ट्रिपल अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से, तो सर मैं आज मजाक के मूड में नहीं हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दी क्लास एंड नॉट ऑन सर का शर्ट। अरे भाई साहब, मेरे शर्ट का कलर से आप पहुंच गए। देखिए मुझे ब्लू कलर बहुत ज्यादा पसंद है, ब्लू रेड, तो मैं ज्यादा इसी कलर का शर्ट्स पहनता हूं, ठीक है, ब्लू रेड या पीच कलर मुझे बहुत पसंद है, बट बिकॉज ऑफ दिस क्रोमा जो मुझे लगाना पड़ता है, काफ़ी कलर्स हम लोग को डिसमेंटल करना पड़ता है, हम काफ़ी ब्राइट कलर के टी शर्ट्स नहीं पहन सकते, हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। एंड मेरे को मेरा शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक मेरा शर्ट मेरे मन लायक नहीं होता ना, तो क्लास भी मेरा मन लायक नहीं होता, बिकॉज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि समटाइम्स द थिंग्स विच यू वेयर, उसका फीलिंग आपको मिलना चाहिए, बिकॉज वही आपके अंदर का एक पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंस जगाता है, ठीक है। तो शर्ट का चलो स्टोरी खत्म करते हैं। नहीं नहीं, मैं मेम्स नहीं देखता, मैं खाली टैक्स पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझको आपको पढ़ाना पड़ता है। चलिए 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 1026 ट्रिपल ए, इनकम ऑफ सिक्किम इज इंडिविजुअल, बस खत्म हो गया। इनकम ऑफ सिक्किम इज इंडिविजुअल, सिक्किम इज इंडिविजुअल मतलब जो सिक्किम में रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है, मतलब इंटरेस्टिंग एग्जामिशन है कि जो सिक्किम इज इंडिविजुअल है उनको जो इनकम आ रहा है विद इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम इज इंडिविजुअल और जो इनकम आ रहा है विद इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। और जो डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम आ रहा है कोई भी प्लेस से, मतलब उनको डिविडेंड इंटरेस्ट कहीं से भी मिला या उनको सिक्किम से कोई भी इनकम मिला, आई रिपीट, डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम कहीं से भी मिला और सिक्किम से कोई भी इनकम मिला विद इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, तो दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। लेकिन एक सिक्किम इज इंडिविजुअल को वहां पे एक सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा कि आप सिक्किम में रहते हो, सिक्किम में आपका सारा कुछ है, व्यवहार काम वाम सब सिक्किम में है, तो यू हैव टू गिव सम कंडीशंस। वहां पे कंडीशन से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल प्रोविजन याद रखिए। लेकिन अगर एग्जेम्पशन कम नहीं मिलेगा, अगर एक सिक्किमिज वुमेन किसी नॉन सिक्किमिज से शादी करती है तो वो सिक्किमिज वुमेन को एग्जेम्पशन क्या किया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वुमेन को, सिक्किमिज वुमेन का एग्जेम्पशन, अगर शी मैरिज टू अ नॉन सिक्किमिज इंडिविजुअल, देन द एग्जेम्पशन विल बी विड्रॉन। बस गाइज लास्ट का जो 3 प्रोविजन है ये मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं, ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। पहला है कि अगर एक फॉरेन कंपनी क्रूड ऑयल बेचता है एज पर द एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसका एग्रीमेंट और वो फॉरेन कंपनी इज एंगेज्ड इन क्रूड ऑयल और उससे उनको फॉरेन करेंसी, आई मीन इंडियन करेंसी में पैसा आ रहा है, तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो जाता है, वो टैक्सेबल हो जाता है। बट सेक्शन 1048 बोलते नहीं, अगर आप क्रूड ऑयल से या कोई स्पेसिफाइड गुड्स एज पर दी गवर्नमेंट के अग्रीमेंट से अगर आप बेच रहे हो और आपका कोई अदर एक्टिविटी नहीं है इन इंडिया अदर देन रिसीविंग दैट इनकम इन इंडिया,
तो हम आपका इनकम को क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे, प्रोवाइडेड यू हैव अ कंडीशन और यू हैव अ एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। आपको एग्जेम्पशन लर्न नहीं करना है, सब कुछ आपके एग्जाम में रहेगा। यू जस्ट हैव टू कैच दिस कि ये इनकम जहां पे भी आए, यू जस्ट बी एबल टू conceptualize the income and then you can understand whether this income is exempt or not, else you will be very difficult to analyze। क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ भी कभी कभार इस तरह के सवाल आ जाते हैं एंड फिर आपको सोचना पड़ता है कि यार इनकम तो रिसीव हुआ, आप टैक्सेबल कर देंगे, बट आप भूल जाएंगे यार ये तो एग्जेम्पशन था। क्योंकि एग्जेम्पशन एक ऐसा चीज है जो पूरा टोटल इनकम को आंसर चेंज कर सकता है। अगर ये एग्जेम्पशन में है तो आप एग्जेम्प्ट करोगे और टोटल इनकम दोगे, आई मीन टोटल इनकम जीरो करोगे। नेक्स्ट है सेम चीज, फॉरेन कंपनी अगर क्रूड ऑयल का स्टोरेज कर रही है इन इंडिया एंड वो क्रूड ऑयल को किसी इंडियन रेसिडेंट को बेच रही है एज पर दी एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्रूड ऑयल को जो इंडियन रेसिडेंट को बेच रही है इंडिया में और स्टोरेज कर रही है इन अ फैसिलिटी इन इंडिया, तो वो उससे जो इनकम आ रहा है, वो स्टोरेज से जो इनकम आ रहा है, बेचने से जो इनकम आ रहा है, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया, उसको एग्जेम्प्ट किया गया। तो पहला सेल है, दूसरा स्टोरेज करके सेल है, और लास्ट में अगर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से उनका कोई लेफ्ट ओवर स्टॉक बच जाता है क्रूड ऑयल का इंडिया में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट, और आफ्टर दी, मान लीजिए उनका क्रूड ऑयल बिका नहीं, गवर्नमेंट का एग्रीमेंट 3 महीने का था, 3 महीना तक उनका क्रूड ऑयल बिका नहीं, वो क्रूड ऑयल अभी भी रह गया। अब वो क्रूड ऑयल वापस से कैसे, उनको वापस से इंडिया के बाहर ले जाना पड़ेगा, दूसरा कंट्री में रखना पड़ेगा, तो इतना झमेला नहीं किया गवर्नमेंट ने, बोला चलो ठीक है, आप जो भी लेफ्ट ओवर स्टॉक अगर क्रूड ऑयल का आपके पास बचा हुआ है, अगर आप उसे भी बेचते हो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट, तो हम उसको भी इनकम को क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे एज पर सेक्शन 1048B। तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड 3 पॉइंट्स है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये आपको याद होगा क्लबिंग में हम लोग ने पढ़ा था 1032 कि माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है, माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है, अगर वो क्लब होता है पेरेंट्स के हाथ में, जो जिस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है, अप टू ₹1500 पर चाइल्ड उनको एग्जेम्पशन भी मिलता है। किसको एग्जेम्पशन मिलता है, पेरेंट्स को एग्जेम्पशन मिलता है जिसके हाथ में वो क्लबिंग हो रहा है। देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज द कैच, देयर इज नो लिमिट ऑन चिल्ड्रन, कोई लिमिट नहीं है चिल्ड्रन का, ठीक है, 2 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं इस केस में। देन कम्स पॉलिटिकल पार्टीज, अब ये अपने कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। फॉर टुडेज क्लास अपने एग्जेम्पशंस को यही स्टॉप करते हैं, कल अपने एग्जेम्पशंस को अभी देन विल कंटिन्यू द एग्जेम्पशंस इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू लाइक्ड टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी 100%, एंड बहुत अच्छा लगा आज आपका क्लास लेकर, और बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शंस हम लोग ने कवर किया, सेट ऑफ कवर किया, टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम लोग ने एग्जेम्पशंस कवर किया। तो प्लानिंग क्या है नेक्स्ट क्लासेस का कि हम एग्जेम्पशंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और फिर हम रिटर्न ऑफ इनकम भी खत्म करेंगे। सो दिस इज द प्लानिंग ऑफ टुमारोज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग गाइस टुडेज क्लास। आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, कल अपने सेम टाइम 6:30 PM को स्टार्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।